वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं, उनको इस वीडियो में आज हम सोल्व करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है, एक फर्म का उत्पादन फलन Q इक्वल टू 0.6x प्लस 0.2y हमको दे रखा है। और इस उत्पादन फलन में इस Q का मतलब क्या है? उत्पादन की मात्रा। और x और y जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? उत्पादन के दो साधनों को प्रदर्शित करते हैं। तो पैमाने के किस प्रकार के प्रतिफल जो हैं लागू होंगे? उत्पादन फलन दिया हुआ है जिसमें उत्पादन के दो साधन लिए गए हैं। इसके आधार पर हमको बताना है कि उत्पादन फलन जो है वो किस प्रकार का होगा, मतलब पैमाने के किस प्रकार के प्रतिफल होंगे। तो देखिए, जब भी हमको पैमाने के प्रतिफल ज्ञात करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो उत्पादन फलन है उसको किसी एक स्थिरांक से गुणा कर देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ये दो साधन x और y जो हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी स्थिरांक k से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, q इक्वल टू k इंटू 0.6x प्लस k 0.2y। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। हम क्या करते हैं, दोनों साधनों को k से गुणा करते हैं। अब देखिए k इसमें कॉमन आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, k 0.6x प्लस 0.2y और इक्वल टू k। और ये पूरा हमारा क्या है, q के इक्वल टू हो गया k इंटू क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, उत्पादन फलन जो है उसमें साधनों को हम जिस अनुपात में बढ़ाते हैं, जैसे साधनों को हमने कितना बढ़ाया था, k गुना, तो उत्पादन भी कितना बढ़ गया, k गुना। इसलिए ये जो उत्पादन फलन है वो किस प्रकार के उत्पादन फलन को दर्शाएंगे, स्थिर। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक फर्म का उत्पादन फलन Q इक्वल टू 2k की पावर 1/2 L की पावर 1/2 है। तो श्रम का सीमांत उत्पाद ज्ञात कीजिए। MPL हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, हमारे पास में यहाँ पे उत्पादन फलन दे रखा है और सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो उत्पादन फलन है इसका श्रम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा dQ/dL। ठीक है, उत्पादन फलन जो है इसका हम क्या करेंगे, श्रम के लिए हमको इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए, अवकलन अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा है 2, ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए L जो है हमारा, ठीक है, इसका हम सबसे पहले अवकलन करते हैं। तो L की पावर कितनी है, 1/2 है। तो ये क्या होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 इंटू 1/2। और देखिए ये जो हमारा k है, कैपिटल पूंजी, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसे ही रहेगा सेम। तो k की पावर तो क्या रहेगी, 1/2 रहेगी। और l की पावर क्या हो जाएगी, देखिए अभी कितनी, l की पावर 1/2 है। जब हम इसका अवकलन करते तो 1/2 इंटू एल के साथ में इसकी जो पावर उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, -1, मतलब l की पावर 1/2 -1। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, अवकलन हो गया। अब देखिए 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में, k की पावर 1/2 और l की पावर 1/2 में से -1 कर दिया तो कितना आएगा, l की पावर -1/2 आ गई। अब देखिए l की पावर -1/2 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, k की पावर 1/2 अपॉन l की पावर 1/2, ऐसा लिखेंगे। अगली स्टेप हमारी ये आएगी। ठीक है, और इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, k/l, दोनों की पावर कितनी है, 1/2 है। तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया इसकी पावर 1/2, k l की पावर 1/2 और 1/2 है। अगर हम इसको हटाना चाहें तो ये बन जाएगा हमारा √k/l। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, श्रम का जो सीमांत उत्पादन है, मार्जिनल प्रोडक्शन, वो कितना होगा, √k/l। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। और इसी तरीके से अगर हमको पूंजी का सीमांत उत्पादन निकालना होता तो क्या आता, L/k का अंडर आता। पूंजी के लिए निकालना है तो श्रम को हमको क्या करना है, कांस्टेंट मान लेना है और बाकी तरीका वही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत के जूट उद्योग पर
कोब डगलस उत्पादन फलन लागू होता है जिसमें श्रम का जो स्थिरांक है वो कितना है 0.84 है और पूंजी का जो स्थिरांक एक्सपोनेंट है वो कितना है 0.14 है। श्रम एवं पूंजी दोनों में 1% की वृद्धि से उत्पादन कितना बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमको श्रम और पूंजी दोनों का स्थिरांक दे रखा है। श्रम का जो स्थिरांक एक्सपोनेंट है वो कितना है 0.84 है और ये जो स्थिरांक होते हैं एक्सपोनेंट वो एक तरह से क्या दर्शाते हैं कि उत्पादन के साधनों में 1% की वृद्धि करने से, ठीक है, जो साधन है उसमें 1% की वृद्धि करने से उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी। साधनों में 1% की वृद्धि करने से उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी उसको हम किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं, स्थिरांक के द्वारा। अब देखिए श्रम का स्थिरांक 0.84 है, इसका मतलब क्या होता है कि जो श्रम है उसमें जो साधन हमारा है श्रम उसमें 1% की वृद्धि करने से उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है 0.84%। और इसी तरीके से पूंजी में 1% की वृद्धि करने से उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है 0.14। ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो प्रश्न वो क्या है, श्रम और पूंजी दोनों में 1% की वृद्धि करने से उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए श्रम से तो कितनी वृद्धि हो रही है 0.84 और पूंजी से कितनी वृद्धि हो रही है 0.14। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.98%। इसका मतलब दोनों साधनों श्रम और पूंजी में 1% की वृद्धि करने से उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी 0.98% की। नेक्स्ट है हमारा तीसरा फोर्थ, किसी फर्म में श्रम की सीमांत उत्पादन, श्रम का हमको सीमांत उत्पादन दे रखा है एमपीएल कितना है 5 है और श्रम की पूंजी से तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एमआरटीएस हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो पूंजी की सीमांत उत्पाद कितना होगा वो हमको निकालना। देखिए श्रम का सीमांत उत्पाद हमको दे रखा है। अब देखिए आपको याद रखना है कि जो एमआरटीएस है एमआरटीएस एल के वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है एम पी एल अपॉन एम पी के। अब यहाँ पे हमको श्रम का तो दे रखा है और पूंजी का कितना होगा मार्जिनल प्रोडक्शन वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए एमआरटीएस हमारे पास में 2 गिवन है, एमपीएल कितना हमारे पास में 5 गिवन है अपॉन एम पी के। तो एम पी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पी के इक्वल टू हो जाएगा 5/2 और 5/2 करने पर कितना आएगा, 5/2 करने पर आएगा 2.5 आएगा। इसका मतलब हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिफ्थ, एक फर्म पूंजी की दी हुई स्थिर मात्रा के साथ श्रम का प्रयोग करती हैं और श्रम की मजदूरी कितनी है 100 रुपीज़ दे रखी है पर डे, 100 रुपये प्रतिदिन क्या है श्रम की मजदूरी है और सीमांत उत्पादन जो है वस्तु की 20 इकाइयां हैं। तो वस्तु की सीमांत लागत कितनी होगी। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि सीमांत लागत हमको ज्ञात करनी है। तो सीमांत लागत क्या होगी, जो मजदूरी है वेजेस हैं उसमें हम क्या करेंगे, जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है एमपीएल है उसका हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए वेजेस यहाँ पर हमको कितनी दे रखी थी 100 रुपीज़ अपॉन वस्तु का जो उत्पादन है सीमांत उत्पादन कितना है 20, तो 100/20, ठीक है। यहाँ पे सीमांत उत्पादन है मार्जिनल प्रोडक्शन है तो 100/20 कितना हो गया 5। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सीमांत लागत कितनी होगी 5 होगी। नेक्स्ट है सिक्स्थ, यदि किसी वस्तु का मांग फलन QD इक्वल टू 100 माइनस 10P और पूर्ति फलन QS इक्वल टू 25 प्लस 15P हो तो संतुलन कीमत क्या होगी। अब देखिए संतुलन की स्थिति में क्या होता है, मांग और पूर्ति बराबर होती हैं। तो देखिए मांग क्या हमारी 25 प्लस 15P इक्वल टू क्या होना चाहिए संतुलन की स्थिति में 100 माइनस 10P। अब देखिए P जो है उनको हम एक तरफ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 15P प्लस 10P इक्वल टू 100 माइनस 25। अब देखिए 15P और 10P कितना होता है 25P
इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25 क्या, तो 75। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75/25 इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 3 रुपीज़। ये संतुलन कीमत है, इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। नेक्स्ट हमारा है, यदि वस्तु का मांग फलन QD इक्वल टू 100 माइनस 10P तथा पूर्ति फलन QS इक्वल टू 25 प्लस 15P हो तो संतुलन मात्रा कितनी होगी। देखिए अभी हमने संतुलन कीमत ज्ञात की थी, संतुलन कीमत कितनी आई थी, 3 आई थी। और उसी को अगर हम आगे देखें उसी तरीके से हमको पूछा है कि संतुलन मात्रा कितनी होगी। तो देखिए संतुलन मात्रा निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले संतुलन की स्थिति में QD इक्वल टू QS लिख देंगे और इसको हमने सोल्व कर लेंगे, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी आई थी हमारी, 3 आई थी। तो अब क्या करना है, ये जो इक्विलिब्रियम संतुलित कीमत है 3 रुपए, उससे हम किसी भी मांग फलन में या फिर पूर्ति फलन में लिख देंगे। जैसे मांग फलन में लिख दिया हमने 100 माइनस 10P कितना आया था, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 10 इंटू 3, 30 माइनस कर दिया तो 70। तो जो 70 इकाइयाँ हैं वो एक तरह से क्या है, संतुलित मात्रा होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का अल्पकालीन लागत फलन TC इक्वल टू क्या है, 2 प्लस 4Q प्लस Q स्क्वायर है, जहाँ TC क्या है, कुल लागत है, और Q क्या है, उत्पादन की मात्रा है। अब देखिए यदि वस्तु की बाजार कीमत 8 रुपये हो तो उत्पादन की किस मात्रा पर फर्म का लाभ अधिकतम होगा। तो देखिए फर्म का लाभ अधिकतम करने के लिए हमको टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का यूज़ कर सकते हैं, TR माइनस TC करके कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट हमारी बराबर होनी चाहिए। दोनों में से हम किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए टोटल कॉस्ट दे रखी है तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका अवकलन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए 4Q है, इसका अवकलन करोगे तो कितना होगा, 4 प्लस Q स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू Q की पावर 1, या 4 प्लस 2Q, ये हमारे पास में क्या आ गया, मार्जिनल कॉस्ट आ गई है। अब देखिए संतुलन की स्थिति में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पे हमारे पास में मार्जिनल रेवेन्यू तो नहीं है, लेकिन वस्तु की बाजार कीमत दे रखी है, मतलब AR हमको दे रखा है, AR। और देखिए बाजार कौन सा है, पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, AR और MR दोनों बराबर होते हैं। अगर AR 8 है इसका मतलब MR भी कितनी होगी, 8 ही होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 4 प्लस 2Q, ये लिख दिया हमने 4 प्लस 2Q। इस 4 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 इक्वल टू 2Q। तो 4 इक्वल टू क्या आ गया, 2Q। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/2। इसको बस सोल्व करना है केवल आपको। तो 4/2 करने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो अधिकतम लाभ होगा उत्पादन की 2 इकाइयाँ, ठीक है, वस्तु की 2 इकाइयों का उत्पादन करने पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट हमारा है 9th, यदि एक एकाधिकारी फर्म की वस्तु की कीमत 10 रुपये हो तथा मांग की कीमत लोच का मूल्य कितना है, 1 हो, तो सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू का मूल्य कितना होगा। अब देखिए एकाधिकार बाजार के संदर्भ में मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम और वस्तु की कीमत लोच के बीच में क्या संबंध होता है, MR इक्वल टू AR E-1/E। ये जो फॉर्मूला होता है इसका हमको यूज़ करना है। अब देखिए AR वस्तु कीमत कितनी है, जो कीमत है वो AR होती है, तो ये हो गया 10 इंटू E-1, एलास्टिसिटी हमको कितनी दे रखी है, 1। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1-1/1। अब 1-1 करोगे तो 0 आएगा, 0/1 किया तो कितना आएगा, 0, और 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। मतलब मार्जिन रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी शहर में आय के फलस्वरूप कारों की मांग का समीकरण हमको दे रखा है, ठीक है, विभिन्न आय के जो स्तर है वहां पर कारों की जो मांग का समीकरण Q इक्वल टू क्या है, 20,000 प्लस 5M, जहां पर Q का मतलब क्या है, वस्तु की मात्रा, मतलब कारों की मात्रा से है, और M का मतलब ये जो है वो किसको दर्शा रहा है, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है लोगों की उस शहर में।
अब आगे क्या है देखिए, यदि उस शहर के लोगों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम हमको कितनी दे रखी है, 15,000 रुपये हो, तो मांग की आय लोच ज्ञात कीजिए। अब देखिए मांग की आय लोच ज्ञात करने का फॉर्मूला हमको याद होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम लिख देते हैं हम। ठीक है, एम जिसमें किसको दर्शा रहा है, एम का मतलब यहाँ पे आय से है, तो यहाँ पे हमने डेल्टा एम लिख दिया। कहीं कहीं पर वाई भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई भी। तो यहाँ पर आई को हमने ए एम के द्वारा लिखा है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम इंटू एम अपॉन क्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमको आय मांग फलन दे रखा है। ठीक है, आय मांग फलन हमारा क्या है, 20,000 प्लस 5m। इसका मतलब ये जो 5 है वो किसको दर्शा रहा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम को दर्शा रहा है। तो ये पूरा तो हमको दे रखा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम कितना है, 5 है, इंटू एम अपॉन क्यू। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए आय का जो स्तर है, उस शहर की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 15,000 रुपये है। तो जब प्रति व्यक्ति आय जो है 15,000 रुपये होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कारों की मांग कितनी होगी वो निकाल लेंगे। तो देखिए कारों की मांग क्यू निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, प्रति व्यक्ति आय जो 15,000 है उसको हम इस समीकरण में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 5 इंटू 15,000। अब देखिए 15,000 को हमने 5 से गुणा किया तो कितना आया, 15 इंटू 5 75,000, और 75,000 प्लस 20,000 किया तो कितना हो गया ये, 95,000। तो कारों की जो मांग आई है वो कितनी आई है, 95,000 आई है, जब इनकम कितनी है, 15,000 रुपये है। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे कि Q जो है उसको हमने कैलकुलेट कर दिया है 95। तो आपको याद रखना है कि देखिए Q कितना आया है, 95,000 आया है, और डेल्टा Q अपॉन डेल्टा M कितना है, 5 हमारे पास में गिवन है। तो ये जो सारी वैल्यू हैं उसको हम इक्वेशन में लिख देते हैं हमारे फॉर्मूले में। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा M कितना है, 5 है, इंटू एम कितना है यहाँ पे, तो एम की वैल्यू कितनी है, देखो इनकम हमको दे रखी कितनी है, 15,000 है, तो ये हो गया 15,000 अपॉन, अभी हमने क्यू कैलकुलेट किया था कितना आया था, 95,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 19। 15 अपॉन 19 करोगे तो कितना आएगा, एक से थोड़ा कम आना चाहिए। तो देखिए ए और बी इतनी हो सकता है। अब 15 में 19 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 के लगभग आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 0.8। ये मांग की आय लोच है, इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी है।